नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम रूपाली सिंह है। इस सीरीज में हमारा आगे का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा साउंड। साउंड को शुरू करने से पहले कुछ आपके कमेंट्स थे जिसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर ऐड किया है, उसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आप में से कई सारे लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि क्या मैम जो आप वीडियोस लाने वाले हैं 26 से 28 वीडियोस जो आएंगी, क्या उतना करना सफिशिएंट है मेरे लिए? तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये सिर्फ 30 या 40% ही है पूरे साइंस का। आप ये प्लीज अंडरस्टैंड करिए, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी साइंस पढ़ा सके। द रीजन इज कि इस सीरीज के बाद साइंस की सीरीज जैसे ही खत्म होगी, बाकी सब्जेक्ट्स की भी सीरीज स्टार्ट होनी है। टाइम का हमारे पास बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो इसीलिए आपको जो भी अभी पढ़ाया जा रहा है वो टॉपिक्स हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतना करने से पूरी साइंस हो जाएगी, इतने करने से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। या फिर और बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ रीजन कि हमने ये सीरीज क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे कनेक्टेड नहीं है, वो किसी और कोचिंग से क्लासेस ले रहे हैं, किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं। तो एटलीस्ट उनको इतना पता चल जाए कि यार भले ही मैं ये चीज पढ़ चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आया, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन तो हो। तो ये ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं कि आप इन टॉपिक्स को तो करके ही जाओ, अगर आपने खुद से नहीं समझा है या कहीं से आप पढ़ रहे हैं और आप नहीं समझ पाए हैं तो नाउ आई होप कि आपको ये पर्पस समझ आ रहा होगा कि इस सीरीज को लाने का पर्पस क्या था। एक और बात, अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि नहीं मैम हम पूरा पढ़ना चाहते हैं एक बार, तो लगभग 80 घंटे का कोर्स रिकॉर्डेड मैंने बनाया है। वो ये है, जो भी इस पर्टिकुलर कोर्स में जो भी स्पेशलिटीज है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। इस कोर्स को पूरा मैंने रिकॉर्ड किया है, साइंस को मद्देनजर रखते हुए और आपके पेपर की डिमांड को पकड़ते हुए किया है। अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप इस कूपन कोड रूपाली 365 को भी अप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल गेट द डिस्काउंट। तो जिन जिन बच्चों का ये क्वेरी आ रहा था, नाउ आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि एक्चुअली में हमको इस पर्टिकुलर सीरीज को किस तरीके से कवर करना है और देखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ साउंड के चैप्टर की, देखिए साउंड एक ऐसा पर्टिकुलर एनर्जी ही है। हमें क्या लग रहा है अभी जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, तो ये जो मैं बोल रही हूँ ये किस लिए बोल पा रही हूँ, किस वजह से बोल पा रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो मेरा वॉइस बॉक्स है वहां पर मेरे वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड कब कब प्रोड्यूस हो पाता है? साउंड किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस हो सकता है। अब मैम ये क्या मतलब है? देखो, इस चीज का मतलब मैं ना आपको इस तरीके इससे समझाना चाहती हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है। एक्चुअली में साउंड क्या है? साउंड एक तरीके का एनर्जी है। कैसे मैम? ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं लाइन, मान लेते हैं यहाँ पर किसी ने बोला, मैंने अभी कोई चीज बोली, आपको दिखेगा नहीं, आपको नहीं दिखेगा, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, मेरे बोलने की वजह से इन्वायरमेंट में जितने पार्टिकल हैं वो इस तरीके से मोशन में आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं। और फिर जो भी उस तरफ कोई दूर दराज इंसान खड़ा है उसको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। तो एक्चुअली में देखा जाए, आप ना इस एक पार्टिकल को देखो, इस एक पार्टिकल को पकड़ो। ये पार्टिकल कैसे जा रहा है? पहले यहां जा रहा है, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। मतलब मैम एक इंडिविजुअल पार्टिकल अपनी पोजीशन से इधर जा रहा है, 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 इधर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी पोजीशन से पूरा ट्रैवल करके जा रहा है जिस बंदे के कान तक उसको पहुंचना है। नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है मैम कि अगर मैं इंडिविजुअल पार्टिकल को देखूं, किसी भी पार्टिकल को उठा लूं, आप इस भी पार्टिकल को अगर ध्यान से देखो, अब मेरे ना पेन को देखना, आप ये वाले इस वाले पार्टिकल को देखना, ये यहाँ जा रहा है, 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 यहाँ जा रहा है। इसका मतलब मैम आप जब बोल रहे हैं, मैं यहां से बोल रही हूं, तो मेरे इन्वायरमेंट में जो पार्टिकल्स हैं वो अपने पोजीशन से ऐसे 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 ही चल रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस में कि वो जब ऐसे चलते हैं ना तो बाजू वाले को धक्का दे देते हैं, बाजू वाले को अपनी एनर्जी दे देते हैं, फिर वो भी ऐसे चलने लगता है, फिर वो बाजू वाले को देता है, वो बाजू वाले को देता है, वो करते 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 बाजू वाले को देते देते देखो ये देख रहे हो, ये जो ये आप कुछ आपको महसूस हो रहा होगा कि मैम कुछ यहाँ पर ट्रैवल करता हुआ मुझे नजर तो आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि पार्टिकल एक ही जगह है। पार्टिकल आपका एक ही जगह वाइब्रेट कर रहा है, ये जो आपको यहां से यहां तक जो मोशन दिख रहा है ना वो एक्चुअली में एनर्जी का है।
तो ये बात प्लीज याद रखिएगा कि साउंड जो है वो तभी प्रोपोगेट हो सकती है जब आपने उसको कोई मीडियम दिया है। अगर मैं इस कमरे में एक सक्शन लगा दूं और इस कमरे से सारी जो हवाएं हैं वो निकाल दूं, सारी पार्टिकल को सक करके बाहर निकाल दूं, तो यहां पर एक सक्शन बनने की वजह से एक वैक्यूम आ जाएगा। वैक्यूम में साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड को एक पार्टिकल की आवश्यकता होती है। साउंड चाहता है कि भाई पार्टिकल रहेगा, वो वाइब्रेट करेगा, वो बाजू वाले को धक्का देगा, वो बाजू वाले को देगा, वो तो ये जो डिस्टरबेंस है ये पहुंच जाएगा ना आगे। और यही जो डिस्टरबेंस है जिसको हम एनर्जी भी बोल सकते हैं, यही तो साउंड है। ओके मैम, मैं इतना समझ गया। क्या मैम लाइट के बारे में भी यही बात है? देखो ऐसा नहीं है, लाइट अगर चाहे तो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। लाइट को मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर मीडियम में कोई पार्टिकल नहीं है तो लाइट ट्रैवल नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट आराम से वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, लेकिन साउंड के पास ये लिमिटेशन है कि उसको पार्टिकल्स चाहिए, जिसकी वजह से वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा। तो मैम ये बात तो समझ आ गई कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपका हियरिंग का सेंसेशन प्रोवाइड करता है। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ सुना, ऐसा थोड़ी है कि मैंने यहां से बोला, ये जो मेरे बगल में ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल उड़ के उस इंसान के कान तक पहुंचेगा, ऐसा थोड़ी है सर। बस ये पार्टिकल जो है वो अपने यहाँ वाइब्रेट किया, उसने वो वाइब्रेशन सामने वाले को दिया, सामने वाले ने इसको करते 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 वो एनर्जी पहुंच गई यार उसके कान तक। लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स या प्रेशर वेव्स। अब पहली बात तो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं, अभी हम इसको देखते हैं। ये देखो, अच्छा एक मिनट, ये वीडियो है चलेगी नहीं, एक मिनट रुकना। हाँ ये देखो, ध्यान से देखना, अभी एक मिनट देखो इस चीज को ध्यान से और ऑब्जर्व करने की कोशिश करो क्या हो रहा है मैम। अगर मैम ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखना, ध्यान से रुको, ये देखो, ये देख रहे हो यहां पर क्या है मैम, यहां पर कंप्रेशन है, कंप्रेशन है, यहाँ पर चीजें बहुत नजदीक नजदीक है, और यहाँ देखना दूर दूर है। अब देखना नजदीक नजदीक नजदीक, फिर ये देखो दूर हो गया, ये नजदीक, ये दूर हो गया। मैम क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, यहाँ देखना, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है। तो मैम ये जो कह रहा है कि साउंड एक तरीके का प्रेशर वेव है, क्या वो गलत बात हो गई? मैम बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद यहाँ देख पा रहा हूँ कि प्रेशर वेरिएशन जो है वो मुझे दिख रहा है। ज्यादा यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ ज्यादा है, फिर यहाँ पर थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है, फिर जैसे ही हो गया, एक मिनट रुकना, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक मिनट। जस्ट गिव मी 1 मिनट, पता नहीं क्या हो गया। हाँ अब वापस आते हैं, देखिए क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। तो ये दिख रहा है यहाँ प्रेशर ज्यादा हो गया मैम, यहाँ कम हो गया मैम, देखो ज्यादा हो रहा है कम, तो ये ही होता है प्रेशर वेव का मतलब। तो मैम ये बात तो हमको ये बात तो हमको समझ आ गई जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं? सबसे पहले शब्दों को तोड़ने की जरूरत है। सबसे पहले मैकेनिकल वेव क्या होता है? मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ये वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते। ठीक है मैम। मैम लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है? देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूड, सॉरी, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स। अच्छा अब ध्यान से सुनेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वो वेव्स होती हैं जिनमें पार्टिकल इस तरीके से मूव करते हैं, यहाँ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ करते करते आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करती हूँ तो ये वो वेव्स होते हैं जिसमें पार्टिकल ऊपर नीचे अप एंड डाउन 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 करते हुए मूव करते हैं। ठीक है मैम, एक और पॉइंट सुनो। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल का जो मोशन होता है वो आपके पैरेलल होता है आपके वेव के मोशन से। नहीं समझ आया मैम? ध्यान से सुनो। देखो वेव क्या होता है,
वेव एक तरीके की एनर्जी ही तो है। अगर मैं ही आपसे पूछूं कि एनर्जी, आप इसको ध्यान से देखिए और मुझे खुद बताइए कि एनर्जी किस तरफ जा रही है, तो आप मुझे कहोगे कि मैम एनर्जी इस तरफ जा रही है। आप मुझे ये बात कहोगे क्योंकि आपको दिख रहा है कि कुछ तो वहां जा रहा है, मेरे को ये दिख तो रहा है। बहुत प्यारा डिपिक्शन है। अगर इससे समझ नहीं आया तो फिर बहुत मुश्किल है किसी और चीज से समझ आएगा। दूसरी बात सुनिए, अगर मैं पार्टिकल को भी देखूं तो पार्टिकल भी ऐसे 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 चल रहे हैं। हर अलग अलग, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है, ये समझ आ रहा है। देखा जाए तो पार्टिकल का मूवमेंट जो है वो आपके वेव के मोशन के साथ क्या है, पैरेलल है। और मैंने कहा था कि पैरेलल क्या होता है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, दो चीजें पैरेलल तब कही जाती हैं जब उनके मिलने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, वो हमेशा ऐसे ही चलेंगी। ठीक है, जैसे ये मेरे हाथ है, अभी ये पैरेलल है, ठीक है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव होती है जिनमें पार्टिकल्स आपके बैक एंड फोर्थ 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 ट्रैवल करते हैं। अलोंग विद दैट जो पार्टिकल का मोशन है वो आपके वेव के मोशन के साथ पैरेलल है। ठीक है, वेयर एज जब मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करती हूं, जब मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करती हूं तो वहां पर फंडा दूसरा है। वहां पर पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे घूम रहा है, जो कि आपके वेव के डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर है। वेव इस तरीके से चल रहा है और पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जो आपका परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है, मतलब 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। तो नाउ आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इलास्टिक वेव्स, these waves are elastic waves, mean the particle return to their original position after the wave passes। देखो, किसी भी चीज में जब मैं इलास्टिसिटी की बात करती हूँ, इलास्टिसिटी का मतलब आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, हम कभी कभी कहते हैं कि ये जो स्प्रिंग है ये बहुत ही ज्यादा इलास्टिक है। वेट अ मिनट। जब भी हम लोग बात करते हैं इलास्टिक वेव्स की, तो इलास्टिक वेव्स वो होते हैं जो कभी कभी, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, हम कहते हैं कि ये लूज स्प्रिंग है और ये टाइट स्प्रिंग है। इसका मतलब क्या होता है, जो टाइट स्प्रिंग होता है उसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब सिंपल ये है कि एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन में कितना फास्ट आ सकता है। मतलब कि अगर आप यहां पर भी देखो तो ये जो मैंने जब आवाज निकाली तो पार्टिकल क्या हुए, पहले तो अपनी पोजीशन पर आराम से बैठे हुए थे, ये आराम से थे, कुछ दिक्कत की बात नहीं थी। जब मैंने बोलना शुरू किया तो वो अपनी जगह से ऐसे हिले और वापस आ गए, है ना। ऐसे हिले वापस आ गए, ऐसे हिले वापस आ गए। तो ये जो वापस आए अपनी पोजीशन पे, ये कितना फटाक से आए, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो जितना ज्यादा इलास्टिक मटेरियल होगा उतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा है। क्यों, जितना मेरा मीडियम इलास्टिक होगा, मेरे पार्टिकल क्या करेंगे, मेरे पार्टिकल ऐसे मूव किए फटाक से आ गए, ऐसे मूव किए फटाक से आ गए, ऐसे मूव और फटाक से आए, मतलब वो फट 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 जो एनर्जी है उसको आगे ट्रांसमिट करेंगे। तो ये बात याद रखना। अभी जब मैं आपको स्पीड ऑफ साउंड बताऊंगी तब भी मैं एक और बार इस पॉइंट पर आऊंगी। इन वेव्स को इस प्रॉपर्टी की वजह से इलास्टिक वेव्स भी कहा जाता है। तो याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, इलास्टिक वेव्स, प्रेशर वेव्स, ये सारे टर्म्स बहुत जानना आपके लिए जरूरी है। ओके, मोस्ट ऑफ द जो क्रिटिकल पॉइंट थे वो हम समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग, ये याद रखना ये बात कि आपका आपका यहाँ पर जो ट्रैवल कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जो एक्चुअली में ट्रैवल होता है वो आपका एनर्जी ट्रैवल होता है या फिर मोमेंटम ट्रैवल होता है। ठीक है, एनर्जी ट्रैवल होता है या मोमेंटम ट्रैवल होता है, मटेरियल ट्रैवल नहीं कर रहा है। मेरे यहाँ वाला जो पार्टिकल है वो दौड़ कर नहीं गया है, जो ऑब्जर्वर जो मेरी बातें सुन रहा होगा उसके कान तक नहीं पहुंच रहा है। एक्चुअली में वो अपने ही पोजीशन पर ऐसे ऐसे चल रहा है, वो अपने ही पोजीशन पर ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे करते करते एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। इसका मतलब एक्चुअली में ट्रांसफर क्या होता है, एक्चुअली में एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर होता है। समझ आया, लेकिन आपका मटीरियल ट्रांसफर नहीं होता। ये बात भी हमें क्लियर रखनी है। आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग, ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। जैसे मून पर, वैक्यूम का मतलब कैसे समझेंगे आप, जहां पर एयर नहीं है, जहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, उसको मैंने वैक्यूम बोला। क्लियर, ये भी बात हमारी क्लियर है। अब
साउंड मैम क्या मुझे ये वैल्यू याद रखनी है? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में एक रफ आइडिया आपका रहना बहुत जरूरी है कि लगभग 300 के अराउंड रहता है जो स्पीड ऑफ साउंड रहता है, अगर मैं एयर में बात करूं तो। ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल होगा। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। अब आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, कभी कभी दिमाग में ये सवाल आता है कि मैम हम लोग कैसे बोल पा रहे हैं, हम लोग कैसे साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? तो हमारे साउंड प्रोड्यूस करने के पीछे भी कुछ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसको मैं कहती हूँ वॉइस बॉक्स। यहाँ ये देख रहे हो, ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है, जिसको हम लैरिक्स भी कहते हैं। और लैरिक्स के पास क्या होता है, इस तरीके से वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है ओपन वोकल, यहाँ पर देखो लिखा है जब वोकल कॉर्ड्स आपके ओपन है और जब वोकल कॉर्ड्स आपके क्लोज है। ये वोकल कॉर्ड के बंद और ओपन होने से ही एक्चुअली में आपके यहाँ पर क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो क्या पता एग्जाम में आ सकता है कि आप लोग साउंड कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दिमाग में हमारे क्लियर होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज ऑफ आवर वॉइस बॉक्स विच इज लैरिक्स। ये भी बात हमें क्लियर हो गई। आज ये भी हमें समझ आ गया। हाँ, ये एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। मान लो आपने एक पिस्टन लिया, अंदर क्या है मैम, अंदर सिर्फ और सिर्फ एयर है। ये पिस्टन है इस तरीके से, और यहाँ पर एयर के पार्टिकल आपको दिख रहे हैं। अगर मैं, ये देखो ये बंदा क्या कर रहा है, पिस्टन से अंदर ढकेल रहा है, ये पिस्टन ना अंदर ढकेल रहा है। ठीक है, अंदर ढकेला, अंदर ढकेला, यहाँ क्या किया, बाहर निकाला, बाहर निकाला। ठीक है, ओके ओके। ऑब्जर्वेशन देखना क्या दिख रही है यहाँ पर। पता नहीं ये इमेज आपको क्लियर दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी। नहीं दिख रहा है आपको, ये देखो। यहां पर क्या है, पार्टिकल बहुत नजदीक है, मतलब यहां प्रेशर ज्यादा है। यहां पर प्रेशर क्या है, यहां प्रेशर, यहां प्रेशर कम है, यहां प्रेशर बहुत ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है। फिर यहां देखो, यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है। यहां देखो, यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है, यहां कम। इसका मतलब जब हमने ध्यान से देखा तो हमको लगा अरे अरे, ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह जा रहा है। अच्छा, मतलब अगर आप एक पिस्टन में एयर को इस तरीके से अंदर रखकर अगर इस पिस्टन को अंदर या बाहर की तरफ मूव करते हैं तो आपको साउंड वेव्स ऐसे प्रोड्यूस होते हुए नजर आते हैं एयर फिल्ड पाइप में। तो ये प्लीज पॉइंट याद रखना, थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सिमिलर है साउंड वेव्स के। एक बार सवाल बन चुका है आपके पेपर में। अब हम बात करते हैं साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आइए, सबसे पहले जब मैं साउंड वेव की बात करती हूँ तो साउंड वेव है, एक वेव है, तो ऑब्वियसली उसका कोई फ्रीक्वेंसी होगा, उसका टाइम पीरियड होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा। ये सब जानने के लिए हम अब अपना डिस्कशन शुरू करें। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अच्छा, उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, बच्चों को कंफ्यूजन होता है ऑसिलेशन में एंड वाइब्रेशन में। बच्चों को इन दोनों शब्दों में कंफ्यूजन रहता है, ये बात याद रखना। ऑसिलेशन, आपने पेंडुलम देखा है, पेंडुलम किस तरीके से करता है, ऐसे 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 ऐसे। ये जो आपका मूवमेंट है इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। लेकिन अगर यही ऑसिलेशन इतना बड़ा बड़ा ना होकर इतना छोटा 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 होता है तो इसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। समझ आ गया। तो जब आपका बैक एंड फोर्थ बहुत बड़े बड़े मूवमेंट है तो उसको ऑसिलेशन बोलते हैं। जब वो बैक एंड फोर्थ बहुत ही छोटे छोटे हैं तो उसको वाइब्रेशन बोलते हैं। समझ आया। आपका फोन वाइब्रेट होता है, कभी आपने बोला कि मेरा फोन ऑसिलेट कर रहा है, नहीं। आप कभी ये बात कहते हैं कि पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, नहीं। आप हमेशा कहते हैं कि पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग, योर फोन इज वाइब्रेटिंग, जब भी किसी का फोन आता है। ये बात तो हमारी डन हो गई। नाउ दिस इज डन। तो मैम आप मुझे बता दीजिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब ये जो आप ऑसिलेशन है, अच्छा मैम ऑसिलेशन को कैसे हम जज करेंगे। ये है मीन पोजीशन, ये है एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, पहले यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर यहां आ रहा है। इसको मैं बोलूंगी वन ऑसिलेशन। अच्छा अच्छा, क्या मैम मुझे सिर्फ यहीं से मैं ऑसिलेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, मान लो कि ये पेंडुलम है, ये देखो, ये देखना, ये यहां पर है, ठीक है, यहाँ। तो मैंने यहां से काउंट किया, तो ये पहले यहां से यहां गया, फिर वापस यहां आया। जब आप जहां से ऑब्जर्वेशन शुरू किए अगर आप वहीं पर वापस आ जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। तो ऐसे कितने ऑसिलेशन है, कितने ऑसिलेशन है पर यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में आप मुझे बता दीजिए कितने ऑसिलेशन है, इसको मैं कहती हूं फ्रीक्वेंसी। समझ आया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी आपको क्या कहता है कि भाव कि, कि भाई एक इवेंट कितना फट 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 कितना जल्दी हो रहा है। ये देखो, अगर मैं कह रही हूं 1 सेकंड में मेरे को बताना है
तो अगर ये पेंडुलम है, अगर ये ऐसे जा रहा है तो यार 1 सेकंड में तो यार चांसेस हैं कि ये सिर्फ एक ही ऑसिलेशन दिखाएगा, कि चलो 2 ऑसिलेशन दिखा देगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, तो आप समझ रहे हो कि ये 1 सेकंड में 5-6 ऑसिलेशन दिखा सकता है। इसका मतलब 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन ही फ्रीक्वेंसी होता है, और एक्चुअली में इसी को हम लोग पर यूनिट टाइम में मेजर करते हैं। ये भी बात हमारी क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज समथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू। ये देखो, इसको बोलते हैं म्यू। फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से हम लोग शो करते हैं, एंड उसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, एच जेड, इसको बोलते हैं हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज आपने सुना होगा, इस तरीके से यूनिट इस्तेमाल होती है। करेक्ट मैम। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैम टाइम पीरियड क्या होता है? कुछ नहीं, टाइम पीरियड इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी है, अगर यहाँ 1/t मैं कर दे रही हूँ तो मेरा टाइम पीरियड आ जा रहा है। अच्छा नहीं मैम, मुझे सिर्फ ऐसे टाइम पीरियड निकालना है, तो मैं 1/μ कर दूंगी, आ गया मेरा। तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है मैम, ये भी बात आपको याद रखनी है कि जो आपका यूनिट होता है टाइम का, वो सेकंड है, सिंबल टी इस्तेमाल होता है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, जब 1 हर्ट्ज लिखा है, या फिर ऐसे लिखा है, या फिर 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड लिखा है, ये सब चीजें एक ही बात है, ये सब चीजें फ्रीक्वेंसी को ही शो कर रही हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि यार, जैसे अगर मैं एक विमेन की बात करूं, आई कैन टेक माई एग्जाम्पल, मेरी आवाज जो है वो तीखी है, लेकिन वही अगर मैं अपने ही मेल काउंटर पार्ट को ले आऊं, मेरी ही उम्र के एक मेल को अगर मैं यहाँ सामने ले आऊं, तो उनकी आवाज आपको थोड़ी भारी लगेगी। तो एक्चुअली में ये जो हम बात कर पा रहे हैं, ये जो मैं आपको बता पा रही हूँ कि मेरी आवाज थोड़ी सी तीखी लग रही है आपको, क्या आपको जब विसिल बजता है तो क्या आपको महसूस नहीं होता कि बड़ी तीखी आवाज सामने आ रही है? सीटी बजती है जब, पीटी के सर जब स्कूल में सीटी बजाते थे, एक्चुअली में ये जो आवाज है ये जेन्युइनली तीखी इसीलिए है क्योंकि हम इसको पिच से आइडेंटिफाई करते हैं। क्या है मैम, नहीं समझ आया? अभी आएगा। ये ड्रम देखो, पहले ये एग्जाम्पल दिमाग में रखना है। इसका आवाज बहुत ही श्रिल होता है, तीखा होता है, इसका आवाज श्रिल और तीखा नहीं होता। अब हम यहां पर आते हैं। ये देखो, पिच एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आइडेंटिफाई होता है फ्रीक्वेंसी की मदद से। नहीं मैम, मैं नहीं समझ पाया। यहां पर आओ। ये देखो, अगर आप इस वेव को देखो और इस वेव को देखो, इस वेव में फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा नहीं लग रही? ये देखना, 1 2 3 4, कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने का मतलब ज्यादा वेव्स है। और यहां देखो, दो ही वेव निकली सामने। समझ आया? ओके। मान लेते हैं कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, मान के लेते, दिख ही रहा है, तो मैम इसका मतलब क्या है? मुझे ये बताइए। इसका मतलब है ये, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जिसका पिच कम होगा एक्चुअली में उसी की फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसका पिच ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो एक्चुअली में जब हम कहते हैं कि विमेन की जो वॉइस है उसका पिच ज्यादा है, तीखी लगती है आवाज, तो वो इसीलिए लगती है क्योंकि उनका हाई पिच है, हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से। वेयरएज जो मेल होते हैं उनकी आवाज का पिच कम होता है, मतलब उनकी आवाज का फ्रीक्वेंसी कम होता है। यही नहीं, अगर मैं एक चाइल्ड और एक अडल्ट की आवाज से कंपेयर करूं, तो जब बच्चा रोता है तो उसकी आवाज कितनी तीखी लगती है, और ज्यादा तीखी लगती है। इसको हम बोलते हैं श्रिलनेस। ये बात याद रखना, ये जो तीखी तीखी मैं बता रही हूं, इसको आप श्रिलनेस याद रखेंगे। पेपर में तीखा नहीं आएगा, आपको पता चला हम पेपर में ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा है। श्रिलनेस शब्द याद रखिएगा। बच्चे की जो पिच होती है वॉइस की, वो ज्यादा होती है एक अडल्ट की पिच से। तो अगर कंपैरिजन बच्चे या अडल्ट में आता है तो भी आपको पता होना चाहिए, विमेन और मेन का कंपैरिजन आता है तो भी आपको पता होना चाहिए। नाउ दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन यहां पर अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसकी पिच ज्यादा है, इसकी पिच कम है, और आप खुद भी देख सकते हैं। यहां पर देखना जरा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने वेव्स हैं भाई, कितने वेव्स हैं, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं, मुझे बताइए पर सेकेंड में। मान लेते हैं 1 सेकेंड में इतने ऑसिलेशन है, तो काउंट कर लो कितने सारे हैं। लेकिन इसका 1 सेकेंड में देखो इतना सही ऑसिलेशन है। तो आप यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस रखते हैं, उसी से हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ा था। तो ये भी हमारी बात डन होती है। द रोर ऑफ अ लायन इज वेरी लाउड। समझ आया? लेकिन एक बर्ड की वॉइस क्या होती है, फीबल होती है। अब मैम ये लाउड आपने बोला ना, मेरे दिमाग में फंस गया। नहीं नहीं, मत फंसाओ। अब आओ, सबसे पहले हम लोग लाउडनेस में आपको बताऊंगी, सबसे पहले हम लोग एम्पलीट्यूड पढ़ते हैं। इधर आओ।
एम्पलीट्यूड क्या होता है मैम? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू। ये होता है मीन वैल्यू। एक पार्टिकल का यहां से यहां तक जब मैं एक डिस्टेंस मेजर करती हूँ तो एक्चुअली में उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या है? एक्चुअली में एक मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है। ए लेटर से इसको शो करते हैं। मैम इसका मतलब मैं किस तरीके से समझूं, मैं अभी आपको बताती हूँ। कभी कभी आपने देखा है, आप एक ऐसे ले लीजिए, कोई अपने किचन का कोई भी एक यूटेंसिल ले लीजिए, जब आप उसको बहुत तेज से मारते हैं, बहुत तेज से मारते हैं, तो वो ऐसे ऐसे सॉरी, जब आप उसको बहुत तेज से मारते हैं, बहुत तेज से मारते हैं, तो वो आपका ऐसे 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 वाइब्रेट करता है। अगर आप उसे धीरे से मारेंगे तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो एक पार्टिकल कितना कितना ज्यादा वाइब्रेट किया, वो मैक्सिमम वाइब्रेशन उसका क्या था, ऐसे वाइब्रेट। यहां मान लो ये पार्टिकल है ये मीन पोजीशन है इस पार्टिकल का, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। मैं ये आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ कि मैक्सिमम कितना गया। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इसका है उसी को मैं इसका एम्पलीट्यूड कह देती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट किया तो फिर कभी ऐसे वाइब्रेट नहीं करेगा, करेगा बिल्कुल करेगा, लेकिन मैक्सिमम तो यहां तक जा रहा है ना, तो मैं मैक्सिमम डिस्टर्बेंस फाइंड आउट करने के लिए उसी को एम्पलीट्यूड कह देती हूँ। तो जितना फोर्स से आप मारेंगे आप उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड क्रिएट कर पाएंगे। ओके मैम, अब ये भी बात याद रखना, हाँ अब ये भी बात याद रखना, सॉफ्ट साउंड जो है उसका स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड छोटा होता है, लेकिन लाउडर साउंड जो होते हैं उनके एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होते हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक बार पढ़ेंगे एंड यू आर गुड टू गो। एक और चीज मुझे बतानी थी, कहाँ पर है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम इतना ही देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। जब मैं टिम्बर की बात करती हूँ, अभी वैसे मुझे वेवलेंथ भी आपको बताना था, वेवलेंथ आगे आ जाएगा, हम करेंगे उसके बारे में बात। अब जब मैं टिम्बर की बात करती हूँ तो लोगों को ना कंफ्यूजन होने लगा, लोगों ने बोला कि ठीक है भाई, तुमने लाउडनेस के लिए एम्पलीट्यूड रखा हुआ है, तुमने पिच के लिए फ्रीक्वेंसी रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब बताओ कैसे करोगे डिस्टिंग्विश जब आपका एक ऐसी दो ऐसी साउंड प्रोड्यूस हो रही है जिनका पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है। तो मैंने कहा कि अरे यार ये तो कंफ्यूजन हो गया। अब एक काम करते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड के बेसिस पे हम लोग जजमेंट दिखाएंगे। तो किसी साउंड की क्वालिटी कैसी है उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। अब क्वालिटी का एक और नामकरण किया गया विच इज टिम्बर, तो ये बात याद रखेंगे। अच्छा मैम, आपने मुझे ये बताया कि फ्रीक्वेंसी के लिए हमने पिच रखी है, लाउडनेस के लिए हमने एम्पलीट्यूड हमने लाउडनेस के लिए रखा है, लेकिन मैम मुझे ये बताइए आप टिम्बर कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वेव को देखकर। तो ये जो वेव फॉर्म होता है ना, आपका वेव कैसा है, ऐसा वेव है या फिर ऐसे 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 ऐसे, आपका वेव कैसा है, आपका वेव फॉर्म कैसा है, उससे क्वालिटी ऑफ पर्टिकुलर साउंड डिपेंड करती है। तो ये याद रखिएगा, जब भी आपका पिच और लाउडनेस सेम होगा तब क्वालिटी पिक्चर में आएगा और हमको रेस्क्यू करेगा कि भाई इस चीज से हम पहचान सकते हैं। अगर आप इसका देखो तो ये पियानो का वेव फॉर्म है, इसको देखो तो ये ट्यूनिंग फॉक का वेव फॉर्म है। ठीक है, ये भी हमारा डन हो गया। नाउ दीज आर वेरी स्मॉल, मैं कहूंगी कि फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, फिर भी देखते हैं। नॉइज हमारे कानों के लिए अनप्लीजेंट होता है, ऑब्वियसली वी नो। साउंड जो सिंगल फ्रीक्वेंसी का होता है उसको टोन कहेंगे, लेकिन साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी उसको नोट कहेंगे, और वो प्लीजेंट होता है सुनने में, जैसे हम वी नो व्हाट म्यूजिक इज। ठीक है, ये भी हमारा डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में आपको सिर्फ एक चीज समझनी है, कई बार इसको रिलेट करके कंफ्यूज कर सकता है। इंटेंसिटी एक्चुअली में लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी को लाउडनेस से रिलेट कर देते हैं, बट इट इज नॉट करेक्ट। इंटेंसिटी क्या बोल रहा है कि भाई कितना साउंड ट्रेवल कर रहा है, कितना साउंड ट्रेवल कर रहा है एक यूनिट एरिया, यहां देखो, एक यूनिट एरिया से कितना साउंड ट्रेवल कर रहा है। जब वो ईच सेकेंड की मैं बात करती हूँ, मतलब यूनिट सेकेंड की मैं बात कर रही हूँ, मान लो 1 सेकेंड की बात कर रही हूँ, 1 मीटर स्क्वायर एरिया की बात कर रही हूँ। अब मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर रीजन से कितना साउंड ट्रेवल कर रहा है, उसको मैं इंटेंसिटी बोल दूंगी। आई बात समझ?
करेक्ट। तो ये भी हमारा क्लियर है। अब हम आते हैं स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूं। स्पीड ऑफ साउंड को आप लिख सकते हैं एक्चुअली में लैम्डा मल्टीप्लाई बाय में म्यू, लेकिन इसको बताने के लिए मुझे आपको, ये तो मैंने बता दिया है, ये भी बताना पड़ेगा। तो पहले हम लोग आ जाते हैं, पहले उसके बारे में ही बात करते हैं, विच इज आर वेवलेंथ, जिसके हम लोग सिंबल को लैम्डा कहते हैं। मैम वेवलेंथ क्या होता है, ध्यान से देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन। यहां देखो, ये एक आपका कंप्रेशन है, ये दूसरा कंप्रेशन है। मैम कंप्रेशन मतलब जहां पर डेंसिटी मैक्सिमम है उसका टिप, ये देख लो डेंसिटी पूरी मैक्सिमम है, यहां देखो मिनिमम है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। यहाँ पार्टिकल एकदम एकदम नजदीक नजदीक ऐसे चिपके हुए हैं, यहाँ पार्टिकल दूर दूर है। तो नाउ दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब यहाँ पर जब मैं यहां देख रही हूं कि ये कंप्रेशन है पहला, ये दूसरा कंप्रेशन है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही तो मैं लैम्डा कह रही हूं। करेक्ट। ओके मैम, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। दूसरी बात याद रखिएगा कि रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है। साउंड जो होता है वो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। यही नहीं, अगर पेपर में आता है कि क्या साउंड ऐसे डेंसिटी वेरिएशन की तरह ट्रेवल करता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल। क्या प्रेशर वेरिएशन की तरह ट्रेवल करता है, बिल्कुल करता है। ये भी आपका करेक्ट है, सब बता दिया। यहां पर याद रखना पेपर में ये सवाल आ चुका है, पिक्चर से ही आया, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये भी ठीक है। अब ये देखो, क्रेस्ट किसको बोल रहे हैं, यहां सबसे टॉप पर, कंप्रेशन का सबसे टॉप पर हमने बोला है क्रेस्ट, और ट्रफ किसको बोल रहे हैं, सबसे मिनिमम जो यहाँ पर पॉइंट है उसको हम ट्रफ कह रहे हैं। ये प्लीज याद रखना, इसके ऊपर मैं एक सवाल अभी आपको दिखाने वाली हूँ, आएंगे अभी इसके ऊपर भी आएंगे हम। ये कैसे आपका क्रेस्ट मैक्सिमम प्रेशर और ट्रफ मिनिमम प्रेशर से लिंक है, इसको मैं अभी आपको एक क्वेश्चन में भी दिखाऊंगी। ठीक है मैम। तो मैम वेवलेंथ मेरा डन हो गया, उसकी एसआई यूनिट हमारी मीटर होती है, ये हमारा डन हो गया। अब एक बार हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको किसी साउंड की वेलोसिटी निकालनी है तो आप उसके वेवलेंथ को विच इज लैम्डा और उसकी फ्रीक्वेंसी विच इज म्यू, उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो। इस मल्टीप्लीकेशन को कर दोगे अगर आप, तो आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला प्लीज याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि आपको टाइम पीरियड दिया है, आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, तो परेशान थोड़ी होना है। आपको ये पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो यहां से भी मेरा आंसर निकल जाएगा। करेक्ट है मैम, तो ये भी बात हमको समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं। ये अब यहां पर ये पिक्चर, ये वाली मैंने निकाली है आपकी लोअर एनसीईआरटी से, और ये निकाली मैंने आपकी हायर क्लास से, एनसीईआरटी से उठाई है मैंने ये पिक्चर। आपको कुछ कुछ के स्पीड याद करने पड़ेंगे, नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं करनी, कंपैरिजन याद रखना है। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन में स्पीड ज्यादा होती है या ऑक्सीजन में ज्यादा होती है, तो आपको पता होना चाहिए भाई किस में ज्यादा होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ग्लास में ज्यादा होती है कि एल्यूमिनियम में, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये कंपैरिजन में आपको याद होना चाहिए। ऑल्दो मैंने टिक कर दिया है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिसका कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। यही नहीं, आप यहां पर आइए, जब एयर इस टेम्परेचर पर था तो मेरा ये वेलोसिटी था, जब इस टेम्परेचर पे आया तो मेरा वेलोसिटी बढ़ गया। देखने से मैं, मुझे ये पता चल रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मेरा यहां पर वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। बिल्कुल 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 करेक्ट। अच्छा अच्छा, देखो कभी कभी अगर मुंह से मेरे वेलोसिटी निकल जाए तो आपको परेशान होना नहीं है। वेलोसिटी क्या होता है, आप स्पीड ही समझो। अभी आप, क्योंकि हम साउंड की बात कर रहे हैं, आप स्पीड ही समझो। वेलोसिटी बस वो होता है कि भाई तेरे पास मैग्नीट्यूड है, तेरे पास डायरेक्शन भी है, तो हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो हम उसको स्पीड बोल देते हैं। ठीक है, ओके। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैं वेलोसिटी बोल रही हूँ यहाँ स्पीड लिखा है, नहीं कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आम भाषा में हम कभी इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको डिफरेंस याद रहना चाहिए, डिफरेंस गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है मैम, इसका मतलब क्या समझ रहे हो सर, इसका मतलब ये समझो कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपके पार्टिकल जो है वो तेज गति से वाइब्रेट होने लगेंगे। आप जैसे यहाँ पर अगर मान लेते हैं इस रूम में, अभी तो ठंडी का मौसम है, मान लेते हैं इस रूम में मैंने अभी बोला और एक मैं गर्मी के समय पे बोलूंगी, तो किस समय मेरी आवाज फटाक से पहुंच जाएगी, तो एक्चुअली में वो गर्मी के समय पे होगा। और ये आपने सुना भी होगा, यूजुअली जब ठंडी में आप बाहर निकलते हैं और आपके बगल में कोई इंसान, अभी रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ कि ऐसे बगल में हम लोग चल रहे थे, चाय पीने निकले थे और थोड़ा सा बोल रहे थे, तो एक तो मास्क भी लगा रखा है, ठंडी में आवाज भी धीरे धीरे ट्रेवल करती है, तो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था। तो मैंने बोला अरे भाई थोड़ा तेज बोलो यार, सुनाई नहीं दे रहा है चीजें, समझ आया।
ठीक है मैम, तो ये बात याद रखना, ठंडी में क्या होता है, पार्टिकल जो है वो आराम आराम से वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से साउंड की जो स्पीड है वो घट जाती है। लेकिन वही मैं गर्मी की बात करूं, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल क्या करते हैं, फट 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 वाइब्रेट करते हैं। फट फट वाइब्रेट करने की वजह से उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो याद रखना, विंटर्स में स्पीड कम होता है, समर में स्पीड ज्यादा होता है साउंड का। तो ये एक बहुत प्यारी प्यारी टेबल मुझे दिखी, तो मैं आपके लिए उठा के लाई हूं। ओके, यहां पर वाटर का भी देख लो हाल। ठीक है मैम, अब यहां पर आप ये भी देखो, इससे आपको एक और चीज पता चल रही होगी जो मैं आपको यहां बताना चाहती हूँ, कि जो स्पीड होती है वो एक्चुअली में सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है। मतलब सॉलिड में अगर साउंड ट्रेवल करेगा तो वो सबसे ज्यादा करेगा, फिर लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। द ओनली रीजन इज, ये बात आप जानते हैं कि गैस में जो पार्टिकल होते हैं वो इतने दूर दूर बैठे हैं। भाई मैंने यहां पर वाइब्रेट कर रहा हूं, मेरा डिस्टरबेंस तू कैसे लेगा, तू इतना दूर बैठा है। वेयर जब मैं सॉलिड की बात करती हूँ तो पार्टिकल बगल बगल में है, तो मैंने धक्का दिया, इसने धक्का सुन लिया, ये भी धक्का देने लग गया, फिर इसने बगल वाले को धक्का दिया, इसने, तो पार्टिकल नजदीक नजदीक है, तो मेरा ये धक्का देना मेरे लिए फीजिबल है। गैस के पार्टिकल वो दूर दराज है, कहां से धक्का दे भाई तुमको। तो याद रखिएगा कि सॉलिड में साउंड जो ट्रेवल करता है वो बढ़िया स्पीड से करता है, लेकिन जैसे जैसे आप लिक्विड में जाते हैं, फिर गैस में जाते हैं, तो स्पीड जो है वो घटने लगता है। दिस इज ऑल्सो डन, ये भी बात मैं आपको बता चुकी हूं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो साउंड ऑफ थंडर होता है, जो साउंड ऑफ थंडर होता है एज कंपेयर टू फ्लैश। आपने देखा है जब बिजली कड़क रही होती है तो आपको कड़कना पहले दिख जाता है, लाइटनिंग आपको पहले दिख जाती है, लेकिन आपको उसका साउंड बाद में सुनाई देता है। ठीक है, ये इसीलिए होता है क्योंकि लाइट किस गति से ट्रैवल कर रही है, लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। वेयरएज साउंड कितने स्पीड से ट्रैवल कर रही है मैम, साउंड तो आपको पता है 340 के अराउंड ही आपका ट्रैवल करती है, 340 330 इसके अराउंड ही आपका साउंड जो है वो एयर में ट्रैवल करती है। क्या आपको ये डिफरेंस नहीं नजर आ रहा? बिल्कुल नजर आ रहा है मैम, समझ आया, करेक्ट है, ये भी बात हमारी डन होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। नाउ दिस, ह्यूमिडिटी से स्पीड जो है वो पार्टिकल का बढ़ता है। ह्यूमिडिटी क्या है सर? ह्यूमिडिटी हमको पता है कि जब आपके पार्टिकल में जब आपके वाटर वेपर जो है वो आपके सराउंडिंग में बढ़ जाते हैं तो उसको ही हम कहते हैं कि भाई ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। वाटर वेपर बढ़ना, अगेन पार्टिकल जो है वो आपके बढ़ रहे हैं, पार्टिकल बढ़ रहे हैं, मेरे को तो अच्छा है यार, पार्टिकल ही तो घूम घूम के साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है मैम, तो ये भी मेरा डन है, ये मेरे को समझ आ गया। अच्छा ये भी ध्यान से सुनना, टेम्परेचर, अच्छा मैं बता चुकी हूँ ये, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इलास्टिसिटी बढ़ेगा तो भी आपका स्पीड बढ़ेगा। याद करिए मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा आप इलास्टिक होंगे, पार्टिकल क्या है उतनी जल्दीबाजी में कि मुझे फटाक से अपनी जगह पे आना है, फटाक से, और फटाक से अपनी जगह पर आना है, तुम्हारे अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा है, तुम्हारे अंदर स्पीड भी तुम ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि तुम फटाक से, ऐसा है बगल वाले ने फटाक से सुन लिया, फिर वो ऐसे किया, ऐसे करते करते स्पीड ऑफ द साउंड इतना ज्यादा बढ़ जाता है। आई होप इट्स क्लियर नाउ, आगे बढ़ो, ये मैंने आपको समझा दिया है। हाँ, अब याद रखना, साउंड वेव जो होता है वो आपका रिफ्लेक्शन को बिल्कुल बिल्कुल पूरा करता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है मैम, कि मेरा यहाँ इंसिडेंट साउंड गया, रिफ्लेक्ट होके आया। याद रखो साउंड जो है वो भी रिफ्लेक्ट करता है, तभी अगर आपने देखा हो तो कभी कभी जैसे जो स्टूडियोज होते हैं जहां पर रिकॉर्डिंग्स होती हैं वहां पर ना साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए ना चीजें लगाई जाती है कि भाई साउंड जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट करेगा, तो मेरी आवाज आप तक क्लियर नहीं पहुंचेगी। क्यों हम यहाँ पर माइक लगाते हैं, क्यों हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम साउंड के रिफ्लेक्शन को ना होने दें, ये रीजन है। तो वहां से भी आप वैसे ये मेकआउट कर सकते थे, बट नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। याद रखना जो सेम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको मिरर एंड लेंस के टॉपिक में मैं आपको समझाने वाली हूँ, जो आगे की वीडियोस आएंगी, वो सेम रिफ्लेक्शन के कानून को ये भी पूरा करता है। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, रिफ्लेक्शंस वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो अभी मैं वापस नहीं करूंगी, बट वहां से आप समझ जाएंगे इस चीज को। आगे आओ, अब एको एंड रेवर्बरेशन, हम लोग जब साउंड के रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे तो हमने बोला कि जब जब आपका एक सिंगल रिफ्लेक्शन होगा तो वो होगा एको, जब जब आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो हम उसको बोलते हैं रेवर्बरेशन। जैसा कि मतलब आपने देखा है कि मूवीज में दिखाया जाता है कि पहाड़ के ऊपर एक प्रेमी गया और चिल्लाता है, जो हुएवर दैट पर्सन लव्स,
उनका नाम चिल्लाता है और वो पहाड़ पे टकरा कर वापस आता है वो, और हमको लगता है कि वाह व्हाट अ वंडरफुल इन्वेंशन। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पागल बनाने के तरीके हैं। तो सॉरी। तो क्या है एक्चुअली में एको, क्या होता है? जब आप एक सिंगल रिफ्लेक्शन, यहां पर वॉइस बोला, वो ठप्पा खा के वापस आया और हमको सुनाई दिया, इसको हम बोलते हैं एको। लेकिन ये बात याद रखना कि एको की इंटेंसिटी घटती रहती है। इसीलिए जैसे अगर मैं जाऊं और मैं नाम लूं, मैं जाऊं और मैं पहाड़ के यहाँ पर खड़ी हूं और मैं नाम ले रही हूँ किसी का, मैं अपना ही नाम लूंगी, जैसे मैंने बोला कि रूपाली, तो जो मुझे एको सुनाई देगी वो कैसे सुनाई देगी? रूपाली, 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 रूपाली। मतलब हर साउंड के साथ उसकी इंटेंसिटी घटती जाएगी, समझ आया? लेकिन वही अगर मैं रेवर्बरेशन की बात करूंगी तो वो परसिस्टेंस होता है साउंड का। जैसे कि यहां पर आपको एक जगह दिख भी रहा होगा, एक लिंगरिंग या सस्टेन्ड साउंड होता है, ये लंबे समय तक। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, मैंने बोला रूपाली, ऑब्जर्वर ने रूपाली बोला, अब साउंड कैसे आएगी अगर रेवर्बरेट कर रही है तो? रूपाली। देखा, स्टार्टिंग क्या हुआ? रूपाली, और धीरे से कम हुआ। समझ आ रहा है? तो जब आपकी वॉइस परसिस्ट कर रही होती है और धीरे 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 ब्लर हो रही है, तब हम उसे कहते हैं रेवर्बरेशन। लेकिन जब आपकी वॉइस डिस्क्रीटली सुनाई दे रही है लेकिन हर आवाज आवाज के साथ उसका इंटेंसिटी घटता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एको। नाउ दिस इज अ वंडरफुल डिपिक्शन। आपका एको में होता है सिंगल रिफ्लेक्शन, वेयरएज रेवर्बरेशन में होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। एको के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक मिनिमम डिस्टेंस रखें। मतलब आप यहां पर खड़े हैं, पहाड़ यहां पर है, मिनिमम 17.2 मीटर्स का तो डिफरेंस होना चाहिए। याद रखना ये डिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट है, 22 डिग्री सेल्सियस पर ये बात हम कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो ये गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन आपसे इतना ज्यादा डीप नहीं पूछेगा। याद रखना एको के लिए डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस इतना मेजर रखना, इतना मेंटेन रखना बहुत 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 जरूरी है। ये बात भी हमको समझ आ गई। अब आगे एक और चीज सुनो, एक वर्ड यहां पर देखो क्या है, टू हियर अ डिस्टेंट एको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड मस्ट बी एटलीस्ट 1.0.1 सेकेंड। इसका मतलब ये है, ये पता है कितना टाइम है? हमारे ब्रेन को भी थोड़ा सा समय चाहिए होता है कि मैंने बोला, मैंने रूपाली बोला और मेरे को सुनाई दिया, उसमें उस दोनों कार्यवाही के बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का अंतर होना चाहिए, तभी मैं अप्रिशिएट कर पाऊंगा कि तेरा एक एको आया है। अदरवाइज तो अगर 0.1 सेकेंड से कम वो एको आ गया तो मैं महसूस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे ब्रेन को भी समय चाहिए इस चीज को इंटरप्रेट करने के लिए। तो ये भी प्लीज याद रखना, डिस्टेंट मतलब होता है कि अलग, मतलब आपको पहला एको आया, दूसरा आया, तीसरा आया, मैंने दिखाया था ना पीछे, तो आपको वो महसूस भी तो हो, तो आपका ब्रेन को इतना टाइम चाहिए होता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों 17.2 मीटर्स एंड दिस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ दिस इज डन, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब बढ़ते हैं हम, ये भी मैंने आपको बता दिया। मल्टीपल देखो, ये होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ये होता है रेवर्बरेशन। ये देखो कैसे सोर्स के पास गया, कैसे देखो कितना ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शन के हम और एग्जांपल देखेंगे। चाहे मेगाफोन हो जाए, अंदर ये पूरा रिफ्लेक्ट करते करते जा रहा है, चाहे हॉर्न हो जाए, अंदर रिफ्लेक्ट करते करते जा रहा है, चाहे आपका फ्लूट हो जाए, ये जितने भी शहनाई, ये सब क्या है? ये पूरे मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इवन यहाँ पर ये देखो, ये सिनेमा हॉल में आप देखते हैं तो यहाँ पर ये वॉइस के लिए लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है? कर्व्ड डोम ऑफ कॉन्क्रीट हॉल्स, साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेस ऑल कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। ये भी देखो रिफ्लेक्शन का ही एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है। वो क्या, जानबूझ के उसने कर्व्ड बनाया साउंड के सोर्स को। क्यों मैम साउंड के सोर्स को कर्व्ड क्यों बनाया? ताकि हर रिफ्लेक्शन के बाद हर एक ऑडियंस के पास साउंड पहुंचे। इवन आपने देखा होगा कि जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहां पर जिन चेयर्स पे आप बैठते हैं वो साउंड एब्जॉर्बेंट होती हैं, ताकि जब आप सिनेमा हॉल में बैठे तो आपको जो साउंड है वो क्लियर सुनाई दे, आपको वो ना ब्लर होती हुई ना सुनाई दे। समझ आ रहा है? ठीक है, ये भी बात हमारी। अच्छा, स्टेथोस्कोप भी प्लीज याद रखेंगे। हम आप जब जो पेशेंट आते हैं उनके हार्ट या लंग से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, डॉक्टर वो सुनता है और उससे आइडेंटिफाई करता है कि क्या समस्या होगी। तो इसके पीछे भी क्या है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये देख रहे हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज द रीजन। ठीक है, टप्पा खाया, टप्पा खाया, टप्पा खाया, टप्पा खाया, टप्पा खाया,
ओके, आगे बढ़िए। अब रेंज ऑफ हियरिंग, इससे भी सवाल बनते हैं। हमने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी की बेस पर हमने डिवाइड कर दिया। हमने ये कहा कि अगर भाई तुम 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी पैदा करते हो तो तुम्हारा नाम है इंफ्रासोनिक वेव या फिर इंफ्रासोनिक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, दोनों बात सेम है। अगर आप मुझे ये कह रहे हो कि नहीं नहीं आप 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में पैदा करोगे साउंड की फ्रीक्वेंसी, तो मैं कहूंगी कि आप एक ऑडिबल रेंज की बात कर रहे हो। मतलब ये वो रेंज है जो इंसान अपना सुन सकता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सुन सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहोगे कि मेरा जो एनिमल है या मेरा कुछ भी कोई भी अगर मेरा प्रोडक्ट मटेरियल है जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको मैंने अल्ट्रासोनिक वेव्स कह दिया है। यहां दिख रहा होगा अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके मैम, तो ये भी बात समझ आ गई। अब पेपर में क्या आता है मैम? पेपर में सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लेगा कि भाई लेस देन है, ग्रेटर देन है, क्या है, ये पता होना चाहिए। दूसरा आपसे पूछ देगा ये एग्जाम्पल्स। तो मैं आपको इसको याद करने के लिए एक जुगाड़ दे रही हूँ। जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें, अर्थक्वेक हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, ओ लार्वा आ रहा है, वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, बड़ी बड़ी चीजें, यहाँ पर एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, बड़ी बड़ी है, छोटी छोटी जानवर थोड़ी है ये। जो भी बड़ी चीजें हैं वो देखना यूजुअली इंफ्रासोनिक वेव्स पैदा करती हैं। लेकिन जितनी चीजें छोटी हैं, छोटी यानी कि अरे हम लोग चमगादड़ की बात कर रहे हैं, हम लोग मौत की बात कर रहे हैं, हम लोग कैट की बात कर रहे हैं, बैट की बात, मॉस्किटो की, इन जब छोटी छोटी ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन अल्ट्रासोनिक वेव्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखना। ये जुगाड़ से याद रखोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। ये भी याद रखो, मैं अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूं तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में फ्रीक्वेंसी को सुन पाता है। यही कारण है कि हम लोग अर्थक्वेक आ रहा है हमको नहीं पता चलता है। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि मैं 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन ही नहीं सकती हूँ। अर्थक्वेक प्रोड्यूस कर रहा है, मुझे थोड़ी पता चल रहा है। हाँ, लेकिन जानवर समझ जाते हैं। ठीक है, जानवर जो ये काबिलियत रखते हैं, ये बात हमें समझ आ गई। याद रखना, जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो वो ये काबिलियत रखते हैं कि वो थोड़ा और इस रेंज को बड़ा सुन पाते हैं। मतलब कि 20,000 हर्ट्ज से तो एक अडल्ट की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन एक बच्चा क्या करता है, वो 25,000 हर्ट्ज या फिर 25 किलो हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज में 1,000 हर्ट्ज होते हैं, रिमेंबर दैट। तो इसमें ये याद रखिएगा कि आपका जो बच्चा जब जन्म लेता है वो कम से कम इतना तक सुन पाता है, लेकिन जैसे जैसे वो अडल्टहुड तक पहुंचता है सबका रेंज यही हो जाता है। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर। अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके वेव्स हैं जिनके एप्लीकेशन बहुत आते हैं। एक तो ये इस्तेमाल होता है, कोई भी आपका मेटल ब्लॉक है, वहां कोई क्रैक है, कोई डिफेक्ट है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल आता है। आपने वेव दिए, वो वापस आ गए, बाकी जगह से तो रौंदते हुए चले गए थे, यहीं से वापस क्यों आए? तो लोगों को पता चल जाता है, अरे अरे मतलब यहां पर कुछ डिफेक्ट है। यही नहीं, आप आगे बढ़िए। अगर आपने ये नोटिस किया होगा, जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है और वो अपने फीटस की भाई बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसके लिए भी डॉक्टर क्या बोलता है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइए। तो अल्ट्रासाउंड कितनी सारी चीजों का, यहाँ पर मैं आपको एक ये दिखाती हूँ, ये देखो, लीवर, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, इन सब का जो पेशेंट होते हैं वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं ताकि हम इस ऑर्गन की आइडेंटिफिकेशन, इस ऑर्गन का अभी क्या कंडीशन चल रहा है, कोई बीमारी है कि नहीं, बच्चा नॉर्मल है या नहीं, इन सब चीजों के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड एक और बहुत बढ़िया चीज करता है, किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे प्रेग्नेंट लेडी का किस तरीके से अल्ट्रासाउंड हो रहा है, एंड दे आर आइडेंटिफाइंग कि बच्चा ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी सही आ गया। ठीक है मैम, ये भी हमें समझ आ गया। नाउ दिस इज ऑल्सो डन, आई हैव टोल्ड यू, ये बड़े आसान है, ये याद रखना। सुनार क्या होता है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एक ट्रांसमीटर दिख रहा है, ये देखो, ट्रांसमीटर क्या होता है, वो अल्ट्रासाउंड वेव फेंकता है और वो अल्ट्रासाउंड वेव टकरा के वापस आता है। अब मुझे मुझे इन अल्ट्रासाउंड वेव्स जो मैंने भेजी, मुझे इसका स्पीड पता है, मेरे को ये पता है कि कितनी देर में ये वापस आया, मेरे को टाइम पता है, मतलब मेरे को स्पीड पता है, मेरे को टाइम पता है। क्या मैं डिस्टेंस नहीं निकाल सकती?
बिल्कुल निकाल सकती हूँ मैम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो मैं ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकती मैम? डिस्टेंस निकालना क्यों है? देखो काफी सारे मेरे रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। पहला तो यही हो सकता है कि यार नीचे कोई आइसबर्ग तो नहीं है, नीचे कोई संकन शिप तो नहीं है, कोई ऐसी चीज जो मेरे शिप को बाद में दिक्कत दे सकती है। क्या पता मैं इसीलिए आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि मेरा सबमरीन आने वाला है, तो भाई नीचे का मैटर ठीक है कि नहीं है। क्या पता मैं ये देखना चाहती हूँ कि सी की डेप्थ कितनी है, मैं ये भी चाह सकती हूँ भाई। मेरे को रिसर्च करना है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। करेक्ट। तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम जो है, इससे आप निकाल सकते हैं। याद रखना, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेपर में इसमें सवाल बहुत बनते हैं। वो क्या करता है, आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग ये भूल जाते हैं, आप सीधे स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते हैं। याद रखिएगा, आपने जो डिस्टेंस अभी निकाला वो आपका 2D के फॉर्म में निकला है। मतलब मैम आपका ये वेव गया और ये वेव आया, उसमें टाइम लगा 10 सेकेंड, ठीक है, और आपको मान लेते हैं स्पीड पता है 300 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। तो आप यहां से जब आंसर निकालते हैं तो यहाँ 3000 मीटर आंसर आए। बट आप ये भूल जाते हैं कि ये जो आपने आंसर निकाला है ये जाने का और आने दोनों का है, ठीक है। तो आपको इसको फिर 2 से डिवाइड करना चाहिए, और जब आप 2 से डिवाइड करते हैं उसके बाद जो आपका आंसर आता है तब वो एक डिस्टेंस का होता है, ऊपर से नीचे तक एक तरीके का डिस्टेंस होता है। समझ आया? तो हम लोग ये गलती करते हैं पेपर में, हम लोग टाइम तो आने और जाने का दोनों का ले लेते हैं और डिस्टेंस जो है उसको यहीं तक लाकर छोड़ देते हैं, बाद में उसको डिवाइड करके अपना आंसर कंप्लीट करते नहीं है। तो ये प्लीज याद रखना, सोनार का इससे आ सकता है। ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है कैसे रेडिएशन जा रहे हैं, पता चल रहा है हमको कि भाई नीचे क्या है क्या नहीं है। ओके मैम, ये भी हमारा क्लियर है। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, कितना प्यारा मतलब कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है यहाँ पर। बोला है कि बताओ ऑडिबल रेंज क्या है, मतलब वो रेंज जिससे इंसान किस रेंज की वॉइस को सुन सकता है, साउंड को सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इतना साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। यहाँ पर देखो कितना कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है यूपीएससी के द्वारा। तो आपको बहुत ज्यादा टू द पॉइंट चीजों को याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ देखिए, एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी मेरे को 2 किलो हर्ट्ज दी है। सबसे पहले मेरा जो मेन रोल है वो ये कि भाई इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको 2000 हर्ट्ज कर दो। आगे क्या बोल रहा है, इसका वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर, वेवलेंथ मेरे को 35 सेंटीमीटर दिया है। आपको ये पता है कि अगेन मेरे को चेंज करना पड़ेगा और मेरा आंसर आएगा 0.35 मीटर। समझ आया? तो पहला मेरा कर्तव्य है कि मैं यूनिट को चेंज करूं। आगे क्या है बताओ, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम मेरे से पूछ रहा है। जब एक डिस्टेंस उसको इतना ट्रेवल करना होगा, ठीक है, मेरे को डिस्टेंस दे रखा है, टाइम निकालना है, मेरे को स्पीड नहीं दे रखा है। क्या आपको कोई दिक्कत है? मैंने क्या आपको नहीं बताया था कि स्पीड का फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर वेवलेंथ है, मेरे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी है, दोनों की यूनिट मैंने बढ़िया कर दी, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मैं स्पीड नहीं निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। और स्पीड निकालने के बाद क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जिसमें मेरे को टाइम फाइंड आउट करना है, क्या मैं यहाँ पर नहीं पुट कर सकती हूँ जो भी मेरी वैल्यू आएगी? बिल्कुल मैम। और यहाँ पर क्या दे रखा है मेरे को, 2.1 किलोमीटर। 2.1 किलोमीटर मतलब मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने क्या किया है, बस उसने कोशिश की है कि कैसे भी मैं बच्चों को यूनिट में कंफ्यूज कर दूं। अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं था। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मैंने क्या किया, स्पीड निकाल लिया। उसके बाद मैंने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूले में टाइम निकाल लिया। हर बार बस यहां पर यूनिट से खिलवाड़ किया गया है, जानबूझ के 2.1 किलोमीटर दिया, जानबूझ के यहां पर सेंटीमीटर दिया, जानबूझ के यहां किलो हर्ट्ज दिया, ताकि आप उसको यूज करके आंसर गलत निकालें। आगे बढ़िए। अब यहां पर देखो ट्रफ एंड रिजेस, याद करो मैंने आपको बताया था कि क्रेस्ट यहां पर, क्रेस्ट और यहां पर क्या दिया, ट्रफ। ट्रफ यहां पर वो रीजन है जहां पर प्रेशर एकदम कम है, क्रेस्ट यहां पर वो रीजन है जहां पर प्रेशर एकदम ज्यादा है। तो ट्रफ कौन सा होगा, वो एरिया होगा जहां पर आपका लो प्रेशर है, करेक्ट है। एंड रिज वो एरिया है जहां पर, हाँ तो ये मेरे को तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। अच्छा मैम यहां पर तो रिज लिखा है, देखो कभी कभी क्रेस्ट को आप रिज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, याद रखना इस बात को, ठीक है मैम।
ट्रफ है आपका, इलोंगेटेड हो गया, हाई प्रेशर है, नहीं बिल्कुल गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर मेरा पहला हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, टाइम इलैप्स, अच्छा ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जब बिजली कड़की तो मुझे पहले दिखा, लेकिन जब आपका थंडर का वॉइस आया तो वो मुझे थोड़ी देर बाद दिखा। इन दोनों के जो डिफरेंस का, अगर मैं टाइम का डिफरेंस बताऊं तो मेरे को 10 सेकेंड का महसूस हुआ। लाइटनिंग पहले दिख गई, बिजली कड़कने की आवाज बाद में आ रही है, कड़क पहले गई है। डिफरेंस कितना है टाइम का, 10 सेकेंड का है। इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो तरीके बता रही हूं। एक तरीका तो बड़ा ही सिंपल है, आप क्या करो, ये 10 सेकेंड आपको दे रखा है, टाइम दे रखा है, आपसे पूछा है कि ये जो स्ट्रोम है वो आपसे कितने डिस्टेंस पर आया है। तो मैंने क्या बोला कि साउंड को आने में मैंने ये मान लिया, ये जो 10 सेकेंड का जो डिले हुआ है उसको, अगर मेरे को सिर्फ डिस्टेंस ही निकालना है तो मेरे को टाइम पता है साउंड का, मैं साउंड की स्पीड से मल्टीप्लाई करके क्या नहीं निकाल सकती। तो एक तो तरीका आपका ये है, यहां पर देखो स्पीड दे रखी थी साउंड की, टाइम दे रखा था, सीधे मल्टीप्लाई किया, मैंने कुछ नहीं किया, 330 मल्टीप्लाई बाय में 10, मेरा 3300 मीटर आया। एक तो ये तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। लेकिन कभी कभी बच्चों को ये तरीका समझ नहीं आता, तो उनको थोड़ा सा बेसिक से समझाने के लिए मैं आपको एक तरीका यहां दिखा रही हूं। ध्यान से देखो, तो बिजली कड़कना मेरे को दिख गया, ये बात याद रखिए, बिजली जो कड़क रही है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कड़क रही है, और बिजली की जो साउंड आ रही है वो 3 क्या दे रखा है इसमें, 330 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। दोनों की स्पीड मेरे को पता है। अगर मैं ये निकाल रही हूं कि स्ट्रोम का मेरे तक डिस्टेंस कितना है, तो दोनों केस में सेम ही होगा। यहां से आप लाइट आ रही है, साउंड भी तो यहीं से आ रहा है ना, डीले ही तो है, बस थोड़ा 10 सेकंड का डीले ही तो है, बट है तो डिस्टेंस सेम ही। बिल्कुल मैम, तो स्ट्रोम जो है वहीं से लाइट आ रही है, वहीं से साउंड आ रही है, तो डिस्टेंस तो सेम है। अब टाइम देखो, आपको ये पता है ना कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। टाइम को मैं क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकती हूँ, बिल्कुल मैम कर सकते हो। और आपको ये भी पता है कि ज्यादा टाइम कौन लेगा, ज्यादा टाइम मैम स्पीड, ये साउंड लेगा, लाइट नहीं लेगा। लाइट तो फटाक से देख लाखों की स्पीड से आ रहा है, वो तो फटाक से आ जाएगा, साउंड ज्यादा टाइम लेगा। तो इसके लिए देखो, अगर मुझे इसका टाइम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, डी डिस्टेंस अपॉन 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, माइनस इसका देख लो, डी अपॉन क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10। ये क्या किया मैम, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूं। मैंने क्या किया कि तेरे को साउंड को जितना टाइम लगा उसमें से अगर मैं लाइट को जितना टाइम लगा माइनस कर दूंगी तो क्या मेरा 10 सेकेंड नहीं आ जाएगा, क्वेश्चन में वही तो दिया है मेरे को। ठीक है मैम, अब इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर वही आएगा जो आपका आंसर यहां पर आ रहा है। तो मैंने आपको दो तरीके बता रही हूं इस क्वेश्चन को करने के, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा तरीका अडॉप्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी मैं आपको कैसे कैलकुलेशन दिखा सकती हूँ, ये देखो 330, इसको आपस में, ये तो यार एलसीएम है यार, इतना तो आपको आता होगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, इसको इससे ऐसे ही तो होता है ना, आपस में मल्टीप्लाई करो, इसको इससे किया, डी कॉमन ले लो बाहर, इसको यहाँ किया तो 3 × 10⁸ और यहाँ मल्टीप्लाई किया 330, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर है 10 और कॉमन ले लो, यहां पर डी कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लो, 10 भी कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर 10⁷ बचा। ये कैलकुलेशन जानबूझ के मैं दिखा रही हूँ, पेपर में आपको एक चीज दिखानी है, दैट इज वाई, अदरवाइज ये कैलकुलेशन मैं आप ही लोगों पे छोड़ देती। माइनस यहाँ पर मैंने 3 और 10 लिया था तो 11, देखो 11 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से 33 आ जाएगा, 0 है 330 आ जाएगा, समझ आ रहा है। अब नीचे 330 इंटू 3 × 10⁸, अब यहाँ ध्यान से देखना, 3 से 3 कटा, एक 0 से एक 0 कटा, और यहाँ पर इज इक्वल टू 10 है। यहाँ ध्यान से देखते रहना प्लीज, मेरे को आपको एक चीज बतानी है। हाँ, यहाँ मैं ऊपर लेकर जा रही हूँ, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर लेकर जाऊं तो मेरा यहाँ d बचा, यहाँ 10⁷ बचा, माइनस 11 बचा, नीचे मेरा क्या बचा, 3 बचा, 10⁸ बचा, और इज इक्वल टू में 10 बचा। ठीक है, आप खुद सोचो 11 को इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने अबाउट नहीं दे रखा है, क्या अबाउट दे रखा है, मतलब आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ तो भी ठीक ही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही तो बता रहा है आपको, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही तो आपको, सॉरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही तो आपको बताना है
11 को इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो, 11 माइनस हो जाएगा इतने बड़े नंबर से तो बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा क्या? नहीं तो छोड़ दो, इग्नोर करो। अब इसको इग्नोर मैंने किया तो ऊपर 10 की पावर 7 से ये घट गया, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 10 की पावर 1 बचा बस। ओके मैम, अब यहाँ क्या करेंगे, डी निकालना है, डी इज इक्वल टू वहां भेज दो 3 इंटू 10 इंटू 10, ये वाला 10 और ये वाला 10 इज इक्वल टू 3300 मीटर। मेरा आंसर आ गया, आंसर विल बी बी। समझ आया आपको? मैं जो बताना चाह रही थी वो ये था, सिर्फ ये कि इग्नोर करो। अगर क्वेश्चन ने खुद ने अबाउट लिखा है, वो चाहता है आपको कि आप इग्नोर करके मुझे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दो, तो या फिर आप ये तरीका अपनाते इतना बड़ा, या फिर आप एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करते। दोनों में आपको आंसर तो सेम ही आ रहा है। अब जिसको जो सहूलियत लगता है वो अपनाए। 1 मिनट बस। हाँ हाँ ठीक है। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। तो ये हमारा डन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, जब एक लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव करता है एक सर्टेन मीडियम से, तो बताओ कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो मीडियम में ट्रैवल करती है? क्या मटेरियल ट्रैवल करती है? बिल्कुल नहीं मैम। क्या एनर्जी करती है? सही है, बट हम थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे, होल्ड पे रख दो इसको। क्या मटेरियल भी ट्रैवल करता है और एनर्जी भी? गलत है, मटेरियल बिल्कुल नहीं करता। नन ऑफ दी अबव भी गलत है, क्योंकि मेरे को मेरा आंसर मिल गया है। अब समझ आया? वेरी गुड, आगे बढ़ो। यहां क्या दिया है, साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम? बिल्कुल नहीं, साउंड को एक मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। क्या लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ट्रैवल कर सकता है वैक्यूम से? बिल्कुल करेक्ट। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बताया क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो का डिमांड ये नहीं था, बट याद रखना लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसको वैक्यूम में भी फेंकोगे आराम से ट्रेवल कर लेगा। तो मेरा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ये मैंने आपको दे रखा है। स्टेथोस्कोप दिखाया था मैंने आपको। स्टेथोस्कोप में यहाँ क्या हो रहा है मैम? मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन हो रहा है। स्कैटरिंग रिफ्रैक्शन थोड़ी मैम, रिफ्लेक्शन हो रहा है मल्टीपल टाइम्स, बताया था ये। वेरी गुड, आगे। ओके, वी आर डन विथ आवर क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ रहे होंगे। प्लीज शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।